वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मैथ्स के पंडित यूट्यूब चैनल पे। आज हम मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में दशमलव प्रणाली बोलते हैं। दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम, तीसरा होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम और चौथा होता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। अब ये नीचे वाले जो दो हैं इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये केट के पेपर में आते हैं, एसएससी के पेपर में नहीं आते हैं। तो अपन एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, एसएससी वाला पढ़ेंगे, ठीक है। एसएससी में बेसिकली तो डेसिमल सिस्टम पे पूछती है, कभी कभार बाइनरी सिस्टम पे भी क्वेश्चन एक आध पूछ लेती है, तो इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूं। तो डेसिमल सिस्टम के अंदर इसका बेस होता है वो 10 होता है, बेस 10 होता है, और जो डिजिट्स होती हैं वो बेस 10 होगा तो डिजिट्स क्या क्या आएंगी उसमें 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके 9 तक आएंगी। और जो बाइनरी सिस्टम होता है उसके अंदर बेस 2 होता है और उसमें दो बेस में डिजिट ओनली 0 और 1 होती है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, समझो ऐसे लिखा हुआ है 11 11, तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है या बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है? क्योंकि 1 तो बाइनरी सिस्टम में भी आता है और डेसिमल सिस्टम में भी आता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है या डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है? तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि या तो क्वेश्चंस में दिया होगा कि ये बाइनरी में है या डेसिमल में है, नहीं तो इसका नोटेशन रहता है। समझो 11 ऐसे ब्रैकेट बना के नीचे यहाँ पे 10 लिख के देगा, तो अपन समझ जाएंगे डेसिमल सिस्टम में है, दशमलव प्रणाली में है। और अगर इसके ऐसे लिख के 2 दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये बाइनरी नंबर में है, ये बाइनरी है, बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है। समझो कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ 11, कुछ भी नहीं दिया हुआ है और कुछ यहाँ पे ब्रैकेट करके यहाँ पे लिखा भी नहीं है, तो हम इसको डेसिमल सिस्टम में ही मानेंगे, दशमलव जिसका बेस आधार 10 होगा। तो ये एक छोटी सी चीज थी। अभी अपन नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया, अभी एक नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है हाँ, अभी समझो एक टाइप अपन को एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल के अंदर, तो उसको अगर बाइनरी में, अगर दशमलव प्रणाली में दिया हुआ है तो उसको बाइनरी में कैसे करेंगे? बाइनरी का हिंदी द्विआधारीय सिस्टम होता है। भाई हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ, द्विआधारीय सिस्टम। तो इसमें चेंज करना है समझो, तो चेंज करने के लिए कैसे करेंगे? या फिर बाइनरी से अपन को वापस डेसिमल में पूछ लिया तो कैसे करेंगे? एसएससी में एक दो बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि डेसिमल में दे दिया और बाइनरी में पूछ लिया, या बाइनरी में दिया हुआ है और डेसिमल में पूछ लिया। तो मैं जल्दी से एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। तो समझो नंबर 93 है, तो 93 है वो डेसिमल में दिया हुआ है और आपको ऐसे करके और आपसे पूछ लिया है कि ये बाइनरी में क्या होगा, बेस 2 में, तो जरा बताओ क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए एक तरीका होता है। सबसे पहले अपन 2 का इसमें भाग देंगे और जितना रिमाइंडर आएगा वो लिखते जाएंगे। तो समझो यहां से 2 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा? 2 चौको 8 और 2 छक्की 16, रिमाइंडर कितना बचा? 1, रिमाइंडर इधर लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर से 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाइनरी सिस्टम में बेस 2 होता है, इसलिए 2 का भाग दे रहे हैं। अब 2 का फिर से भाग दे देंगे तो 23 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, फिर से 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 1 11 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर से अगर 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो पूरा एक बार जाएगा और ओके, तो फिर से अगर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अभी ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहां नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसको कैसे लिखेंगे? 1 0 1 1 1 0 1।
तो ये क्या हो गया, ये बाइनरी के अंदर हो गया। तो इस प्रकार कोई भी नंबर है उसमें 2 में भाग देते जाएंगे और रिमाइंडर लिख देंगे, तो अपन इसको बाइनरी सिस्टम में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। समझो बाइनरी में दिया हुआ है, अभी जैसे यही नंबर को वापस कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो अपन को ऐसे ऐसे दिया हुआ है 0 और 1, तो कैसे करेंगे। तो अभी इसको बाइनरी में दिया हुआ है और ऐसे पूछ लिया कि डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ, तो कैसे करेंगे। तो इसका भी एक तरीका है, यहां से एकदम बिल्कुल यूनिट डिजिट से चालू हो जाओ, इकाई अंक से। यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, ऐसे ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब इनको जो ये नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और मल्टीप्लाई करके इनको एडिशन कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा, अब 2 की पावर ये है तो ये कितना आएगा 64। अब 2 की पावर 5 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो लिखेंगे भी नहीं। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 2 की पावर 4 और ये 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो गया 16 और 4 20, 20 और 28 और 1 29 और 64, ये तो 29 जोड़ेंगे 64 में, 9 4 13, 6 2 8 93, वापिस 93 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि अपन ने जो पहले किया था वो सही किया था, और इसका तरीका ये है अपन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आपको ये वाला चीज, एक छोटा सा चीज था, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन एसएससी पूछती है, रेलवे पूछती है। अब इतना होने के बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में और डिस्कस करूंगा, डेसिमल। अब अपन दशमलव प्रणाली, अब जब भी जो भी बातें होंगी वो सिर्फ डेसिमल सिस्टम की होंगी, बाइनरी सिस्टम की नहीं होंगी। बाइनरी सिस्टम का यहीं तक ही रोल था। अब डेसिमल प्रणाली है, जो दशमलव प्रणाली है, उसमें कोई भी नंबर दिया हुआ, समझो 421 दिया हुआ है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फेस वैल्यू क्या है इसकी, प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, फेस का मतलब होता है अंकीय मान, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकीय मान, और प्लेस वैल्यू का मतलब, प्लेस मतलब जगह होती है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। ये अंकीय मान हो गया और ये स्थानीय मान हो गया। अब इनके नाम में ही ना इनका मतलब छुपा हुआ है। अब जैसे फेस वैल्यू की, उसके चेहरे की वैल्यू, तो समझो 421 है, तो 421 है, तो सबसे पहले 1 की फेस वैल्यू की बात करेंगे, तो 1 की फेस वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, 2 की फेस वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, 4 की फेस वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। मतलब इनका अंकीय मान क्या आएगा, वही 4 का अंकीय मान 4 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब प्लेस वैल्यू पे आ जाते हैं, स्थानीय मान। अब सेम एग्जांपल लेते हैं 421, तो 1 का अगर स्थानीय मान अपन को निकालना तो 1 ही आएगा। 2 का स्थानीय मान निकालना है तो कितना आएगा 2 और 0 20 आएगा। 4 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो 4 और आगे के दोनों 0 आएंगे, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब स्थानीय मान का मतलब क्या है कि ये कितनी डिजिट पे है, जैसे ये इकाई अंक पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा पे है, मतलब यूनिट डिजिट। तो इस प्रकार से यूनिट डिजिट में क्या होता है, एक कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, मतलब 10 की पावर 0 होता है, ये 10 की पावर 1 होता है, ये 10 की पावर 2 होता है, तो ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा 10 की पावर 2, 2 गुणा 10 और 1 गुणा 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 है वो 1 आएगा, तो 1। इस प्रकार से जब स्थानीय मान निकालते हैं तो इन सबको अगर जोड़ते हैं तो वापिस नंबर आ जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी भी है। तो 4 का स्थानीय मान क्या आएगा 400, 2 का 20 और 1 का 1, तो इनको वापिस से जब जोड़ेंगे ना तो 421 वैल्यू आ जानी चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये अपन ने देख लिया क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम है वो, उसका कितना प्रकार के नंबर है वो अपन को जानना है। तो नंबर जानने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट को आपको एक बार समझाता हूँ, फिर अलग अलग लेके एक एक नंबर को समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है a प्लस आयोटा b, ऐसा। तो जो a होता है वो क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स का हिंदी होता है जटिल संख्या, ठीक है। a रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और आयटा, इसमें जो आयटा होता है वो होता है काल्पनिक। तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी केट लेवल में आते हैं, एसएससी ने अभी कभी पूछा नहीं है, तो मैं इसको बस बेसिक बता दूंगा आपको, आगे इसमें पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो काल्पनिक नंबर होते हैं। अब आयटा की जो वैल्यू होती है, आयटा काल्पनिक नंबर क्या होता है, समझो -1 के ऊपर अगर अंडर रूट लगाए तो इसको आयटा बोलते हैं, क्योंकि काल्पनिक हो गया ना, इसकी वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते, तो इसको आयटा वैल्यू दे दिया है, और इसकी वैल्यू -1 है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा -1, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो
आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो इतना सा आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आएगा। ये इमेजिनरी नंबर होते हैं और इनको इमेजिनरी और वास्तविक संख्या को मिला दे तो a प्लस आयोटा b, तो ये अपना जो बनेगा ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, जटिल संख्या बन जाएगी। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो एसएससी के काम के नहीं है, एसएससी और रेलवे के, तो अपन ये वाला डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसके बाद अपन जो अपना जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ाता हूं। ये हो गया रियल नंबर। अब इमेजिनरी का तो यहीं तक ही मैटर खत्म हो गया। अब अपन बात करेंगे रियल नंबर की। तो रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर मतलब क्या, वास्तविक संख्याएं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। कुछ भी नंबर हो, जैसे 1 है, 2 है, 1.5 है, 1.73222 कुछ भी है, तो ये सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। फिर इसके अंदर फिर से क्लासिफिकेशन है रियल नंबर का कि एक तो इंटीजर पूर्णांक संख्या और एक डेसिमल। अब रियल नंबर में एक तो 1 2 3 4 5 इस टाइप का है, तो ये हो गया क्या, इंटीजर। तो इंटीजर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो -1 -2 -3 ये भी होता है, ये भी इंटीजर ही होता है। डेसिमल का मतलब क्या हुआ, डेसिमल का मतलब जैसे 0.5 हुआ, 1.5 हुआ या 2.314 ये कुछ भी है, तो ये हो गया डेसिमल नंबर। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब डेसिमल, अब इंटीजर हो गया ये, इसके अंदर भी 3 कैटेगरी है। इसके अंदर क्या है, एक तो नेगेटिव जो मैं बता चुका हूं, एक पॉजिटिव और एक जीरो। जीरो ना तो नेगेटिव धनात्मक पूर्णांक है और ना ही नेगेटिव, जीरो एक पूर्णांक संख्या है बस। जीरो एक इंटीजर है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जीरो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो एक पूर्णांक संख्या है बस, ठीक है। अब डेसिमल वाला जो पार्ट है वो मैं अगली स्लाइड में अलग से इसको डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इतना जो पार्ट है मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये मैंने बेसिक आपको ये यहाँ पे थोड़ा आइडिया दे दिया कि क्या क्या होते हैं, इनको डिटेल में अभी अपन देखेंगे। अभी फिर पॉजिटिव के अंदर, अब जो मेन अपन जो बात करते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर पे ही पूरा क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो पॉजिटिव के फिर से 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्या या अब भाज्य संख्या, इसको इसके 2 हिंदी में 2 है, एक तो भाज्य संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या और प्राइम नंबर क्या है, इनको भी हम अलग से बाद में देखेंगे। एक बार मैंने यहाँ दिखाने के लिए आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, इसको आप एक बार लिख लेना अपनी कॉपी में, लिख के मैं पूरा समझाऊंगा, समझाने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी डेसिमल पे आता हूं मैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। डेसिमल में देखो, डेसिमल का मतलब क्या है, दशमलव संख्या। डेसिमल का मतलब ये है, डेसिमल का मतलब एक मिनट, डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट में लिखा हुआ हो, पॉइंट डेसिमल। जैसे 0.5 है तो ये दशमलव संख्या हो गया, 1.75 है ये दशमलव हो गया, 1.414 है, 1.732 है, ये सब दशमलव संख्याएं होती हैं। अब इनमें क्या होता है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो टर्मिनेट हो जाती हैं, जैसे 0.5 है वो टर्मिनेट हो गई, इसके आगे कुछ नहीं है। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जैसे 1.55555 ऐसे इंफिनिटी तक चलता है, तो ये क्या हो गई, रिपीटिंग हो गई। अब इसमें देखना पड़ेगा कि अब इस डेसिमल का 2 टाइप होता है, एक होता है रिपीटिव, जो रिपीट करती है, एक नॉन रिपीटिंग। जो रिपीट नहीं करती है, मतलब रिपीटिंग में रिपीट करती हैं। रिपीट करना का मतलब क्या होता है, जैसे 0.5 है तो 0.5 में भी 0 आता है ना, ये भी रिपीट कर रहा है एक तरीके से। तो रिपीट में क्या होता है, टर्मिनेट कर सकते हैं उसको। टर्मिनेट का मतलब क्या, उसको 5/10 लिख सकते हैं और 1/2 इसकी वैल्यू हो जाती है। तो अगर टर्मिनेट कर सकते हैं तो यह रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, जिसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, जैसे सपोज करो 0.5679124 कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी दे रखा है, तो इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते और ना ही इसको ऐसे बट्टे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अब एक डेफिनेशन इनकी और भी होती है परिमेय संख्याओं की, यहां तक तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। अब एक बताता हूं, बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ होता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिस किसी भी संख्या को, ध्यान से सुनना, जिस किसी भी संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सके, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वहां पे q ≠ 0 है तो ये p/q एक परिमेय संख्या है,
और अगर इस फॉर्म में अगर नहीं लिख सकते तो वो एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने आपको बुकिश डेफिनेशन बता दी है और इसका एग्जांपल लेके मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे समझो 0.5 है, बेसिकली डेसिमल में जो लास्ट में देखो ये जो मैंने बीच बीच में लिखे ना टर्मिनेट होगा नो, ये समझाने के लिए लिखा है। डेसिमल दो दशमलव संख्या इसके दो ही होते हैं, या तो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। तो डेसिमल में दो ही टाइप होते हैं, परिमेय होगा या तो या अपरिमेय होगा। अब पता कैसे करेंगे, पता ऐसे करेंगे जैसे मैं 3-4 नंबर लिखता हूँ, 0.5 हो गया, 0.222 हो गया, 0.21 हो गया, ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक है। और एक नंबर ये हो गया समझो 0.567912, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बिना किसी ऐसे ही आ रहा है। तो अब देखो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 0.5 को, तो कैसे लिखेंगे, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, तो 1/2 हो गया। तो ये एक पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा, मतलब ये क्या है, परिमेय नंबर है। अब ये 0.22222 इन्फिनिटी तक है ये वाला, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, तो इसको अपन टर्मिनेट करके लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो आती है वो 2/9 आती है, 2/9 आती है। वो कैसे आती है वो अगली स्लाइड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 21/99 लिखेंगे, इसकी वैल्यू आती है। तो ये भी परिमेय संख्या है 0.22, ये इन्फिनिटी, ये भी परिमेय संख्या है। और लेकिन ये वाली परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है, ये अपने हिसाब से कुछ भी आ रहा है। तो ये अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको अपन टर्मिनेट नहीं कर सकते। अब देखो ये इन्फिनिटी तक थी, लेकिन आपने कुछ जुगाड़ लगा के इसको टर्मिनेट कर लिया है, तो टर्मिनेट हो गई है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आएगी। ये कैसे करेंगे वो मैं अगली स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इतना क्लियर होने के बाद में अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि बार बार 1-2 बार क्वेश्चंस में आया 22/7 और पाई। अब 22/7 क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये परिमेय नंबर है, परिमेय नंबर है। लेकिन पाई है वो अपरिमेय है, अपरिमेय नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। पाई वो इर्रेशनल नंबर है और परिमेय वो रेशनल, 22/7 है वो रेशनल नंबर है। ये मैं 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, दोनों सही है, लेकिन सही कैसे। अब आप बोलोगे कि सर पाई को तो अपन लोग 22/7 ही लिखते हैं, पाई को तो हम 22/7 ही लिखते हैं, फिर ऐसा कैसे। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, पाई की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो 3.1427 ऐसे 5-6 कुछ भी ऐसे बहुत बहुत लंबी होती है, और मेरे को आगे पता नहीं है, मेरे खुद को भी कि क्या होती है। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को अपन ने क्वेश्चंस के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए इसको अप्रोक्सीमेशन लेके 22/7 वैल्यू निकालते हैं और इसका अपन यूज करते हैं। एग्जैक्टली पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है, सिर्फ अपन क्वेश्चंस के लिए 22/7 लेते हैं। इसलिए जब एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि 22/7 क्या है, तो ये रेशनल नंबर है, परिमेय नंबर है। और पाई क्या है ये पूछ ले, तो पाई एक अपरिमेय नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत लंबी चौड़ी होती है, किताबें भर जाएंगी लिखते लिखते, इतनी होती है, क्योंकि टर्मिनेट होती नहीं है, कुछ भी इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कुछ भी आता है ऐसे ऐसे वैल्यू निकालने पे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही कंफ्यूजन करती है कभी कभी, बाकी अभी कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं वैसे। ठीक है, अब हाँ, अब अपन क्या करते हैं, अब ये सीखते हैं कि वो जो रिकरिंग जो मैंने बताया था कि वो अंडर रूट हटाते, जैसे समझो 0.555 ऐसे ऐसे है, और समझो ये इन्फिनिटी तक है। तो पहली बात तो ये कि मैथमेटिक्स नोटेशन में इसको ये लिख सकते हैं 5 की पावर बार, 5 की पावर बार। तो इसको टर्म, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है अपन को, अंश और हर में, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको डायरेक्ट अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 ऐसा कैसा, पॉइंट के बाद में जितने नंबर पे बार होता है उतना 9 लगा देते, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 5/9 आएगी। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई, 5 ऐसे कैसे, हमको अच्छे से करके समझाओ। तो मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। समझो इसकी वैल्यू है x, मैंने मान लिया इसको मैं बताता हूँ कि आया कहां से। तो ये 5 5 5 ऐसे 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। अब इससे x में इधर 10 से गुणा करेंगे 10x आ गया, इधर गुणा करेंगे 10 में तो क्या आएगा, एक दशमलव के जब भी 10 से गुणा करते हैं तो एक अंक इधर खिसक जाता है, तो ये 5 और 5 5 5 ऐसे ऐसे आएगा इन्फिनिटी तक, इसमें आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दूंगा, तो इधर क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 9x, और इधर क्या आएगा,
इधर आएगा 5, ये 5 वाला समझ में आया सबको? क्योंकि देखो इसको इसके नीचे लिखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसको घटाएंगे माइनस, तो क्या आएगा, इससे 5 आया और ये सब 0 0 0 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/9। 5/9 x माना क्या था, x इस एक्सप्रेशन को अपन ने माना था, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 5/9 ही आपको बताई है। तो आपको समझ में आया 5/9 कैसे आया? तो अपन डायरेक्ट, अभी मैंने बता दिया आपको, कर 1-2 बार प्रैक्टिस इससे करनी, फिर आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है कि 0.5 बार लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 5 बार पे जितना लिखा उतना लिखेंगे, बार को हटा के नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है। अब 1-2 एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे मान लो अब 0.31 है, 31 के ऊपर बार लगा हुआ, मतलब ऐसे ऐसे 0.31 31 31, रिपीटेशन इस बार किसका हो रहा है, 3 1 का हो रहा है। तो क्या करेंगे, 3/1/99 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, मैं भी निकाल के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो बार बार एक ही चीज को बताऊंगा। तो एक दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, x इजिकल टू, समझो ऐसा दिया हुआ है 0.23 बार, मतलब ये नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.2 तो रहेगा एक ही बार में, लेकिन 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो पहले अपन इसको लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं कि कैसे आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आएगी 0.22 ये। तो अब इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या आएगा, 2.3333 ऐसे इंफिनिटी तक आएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, 2 - 1 कर देता हूं, उसी जैसे पहले वाले मेथड में मैंने आपको बताया। तो ये क्या आ गया, 9x आ गया, और इधर क्या आएगा, इसको इसके नीचे लिख के माइनस करते देखो। तो ये क्या आएगा, 2.3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और बाकी आगे सब 3 3 3 3 है, तो सब 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2.1 बट x की वैल्यू क्या आ गई, 2.1/9। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 21/90। तो जो 0.31 है उसको p/q के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 21/90, 21/90। अब ये देखो, अभी इस पे नहीं सॉरी इसका नहीं, ये किसका था, ये 0.23 बार का था। 0.23 बार का कितना आएगा, 21/90। तो अब इसको समझो, इस टाइप का कोई वैल्यू लिखा हुआ है 0.23, इसको अगर डायरेक्ट अपन को लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले अपन पूरी वैल्यू लिख लेंगे, फिर माइनस जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, उसको यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर बट्टे में क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा हुआ उतने 9 लिख लेंगे। तो 2 की वजह से क्या आएगा, 9 आएगा, जितने बार लगे हुए हैं उसके वजह से 9 आएगा, और जितने बार नहीं लगे हैं उस पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 21/90। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में समझाने में, मैं दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं क्लियर करने के लिए। जैसे समझो 0.547 पे बार लगाए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैंने क्या बताया, पहले पूरी संख्या लिख लो, फिर माइनस कितना करेंगे, जितना बार नहीं लगा उसका माइनस करेंगे, बट्टे में क्या करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे कि जितने बार लगे हुए उतने 9, 2 पे बार लगे हुए हैं तो 9, जितने पे बार नहीं लगा हुआ है उतना 0। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 542/990। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो अब बार कैसे हटाते हैं ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले अभी 1 मिनट मैंने कुछ छोड़ दिया गया, और ये स्लाइड हो गया, ये समझा दिया कॉन्सेप्ट, बाइनरी वाला समझा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आप मैंने अच्छे से समझा दिया, और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग परिमेय आपको बता दिया। हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट ये और बच गया है, ये 3 नंबर और हैं। ये एक्चुअली क्या है, इंटीजर का ही पार्ट है। समझो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बोलेगा कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी, क्या होंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें 0 ऐड होगा, किसमें नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, और इसको कहां से शुरू करते हैं, 1 से, 1 2 3। इसमें ओनली पॉजिटिव आएगा जी, प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्राकृतिक संख्या में अगर 0 भी जोड़ दें तो ये बन जाएगा होल नंबर, संपूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इसमें 0 1 2 3 से इंफिनिटी तक ओनली इंटीजर आएंगे इसमें, ठीक है। और इंटीजर के अंदर क्या होंगे, -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3, इसमें डेसिमल नहीं आएंगे। अब ये पूरा क्या इंटीजर का सेट है। अब इस इंटीजर सेट में ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर। इसके आगे वाले 0 1 2 3 वाले। 0 क्या है, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, लेकिन ये एक
पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है 0, लेकिन न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, नो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, लेकिन 0 एक इंटीजर है। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे फंसा देता है क्वेश्चन कि मिनिमम से मिनिमम पूर्णांक क्या होगा, तो आपको तब उसमें 0 इंक्लूड करना है। ऐसे पूछे मिनिमम से मिनिमम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तब आपको 0 इंक्लूड नहीं करना है, 0 धनात्मक नहीं है, तब आपको 1 से आपको स्टार्ट करना है। तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में पूछेगा और एग्जामिनर ऐसे ट्रिक दिखाता है एग्जाम में, तो आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होगी ना, तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां पे ऑप्शन में 0 भी रहेगा और 1 भी रहेगा, अब आपको ये पता ही नहीं है कि 0 पॉजिटिव है कि नहीं है। तो ये सब चीजें आपको रिवाइज करनी है और ध्यान रखना है इन सब चीजों का, ताकि आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट रिकरिंग डिजिट हो गया, ये हो गया। हाँ, अब एक नेक्स्ट जो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक होता है परफेक्ट नंबर। तो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट नंबर मतलब इसको कैसे हाँ, इसको एक एग्जांपल से अपन लेते हैं। समझो परफेक्ट नंबर वो होता है जिसका अंडर रूट पूरा पूरा आ सके, जैसे 16 है तो 16 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसके रूट हैं 4 हो गए। ठीक है, 4 का ये स्क्वायर है, तो ये 16 जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन परफेक्ट नंबर क्या होता है, इस पे ध्यान दो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो सबको पता होगा, सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन करता है कई बार क्वेश्चन में। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर ये होता है कि अपन जो भी नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर निकालेंगे और उन फैक्टर्स का जोड़ अगर वही नंबर आ जाता है तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको। समझो 6 है, तो 6 के फैक्टर की कैसे, अब फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर में मैं एक टॉपिक लूंगा, उसमें अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 3 आया, फिर 3 से भाग देते हैं फिर 1 आया, फिर 1 से देंगे तो 1 आएगा। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 1, 2, 3 और 6। तो परफेक्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है, परफेक्ट नंबर कि परफेक्ट नंबर में इसके जो फैक्टर्स होते हैं इनका जोड़, इनका एडिशन जो है वो उस नंबर के बराबर ही आ जाता है, तो वो परफेक्ट नंबर है। और उसमें खुद नंबर को ऐड नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग नंबर। तो ये 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 है वो परफेक्ट नंबर है। ऐसे आप कोई भी देख सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल के रूप में आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर। मैंने जब पॉजिटिव इंटीजर आपको बताया था तो उसके 2 ये बताए थे कि ये एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर मतलब अभाज्य और कंपोजिट मतलब भाज्य, जिसको तोड़ा जा सके। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसमें केवल एक तो खुद का भाग जाए और एक उस एक का भाग जाए, तो वो प्राइम नंबर होता है कि इसमें कोई और फैक्टर नहीं होता है 1 और इटसेल्फ के अलावा। जैसे समझो, सपोज करो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 23 है, 31 है, इस टाइप से। अभी देखो 2 में क्या है, 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का जाएगा, तो खुद का भाग 1 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाता, तो ये प्राइम है। 3 में भी ऐसे 1 का और 3 का जाएगा, 5 में भी 1 का और 5 का जाएगा। इस हिसाब से जितने भी नंबर है प्राइम नंबर है, जिसमें खुद का और 1 का ही भाग जाए वो प्राइम नंबर कहलाता है। क्योंकि प्राइम नंबर वह अभाज्य संख्या जिसका और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अभी 5 का और टुकड़े नहीं, 7 के भी और फैक्टर नहीं किया जा सकते। टुकड़े मतलब फैक्टर, गुणनखंड, जिसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं और इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब इसमें कई बार क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा सम अभाज्य नंबर, सम अभाज्य संख्या बताओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। पूरे प्राइम नंबर में ऐसा 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सब विषम होंगे। सम का मतलब इवन, सम का मतलब होता है इवन और विषम का मतलब होता है ओड। तो सम ओनली 2 ही एक नंबर है। आप मान लो कई बार आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर बताओ, तो सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या होगा, 3। सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर होगा 3, कुछ भी पूछ सकता है।
और एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि 1 से लेके 50 तक नंबर के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो इसका कोई मेथड नहीं है निकालने का, ये आपको गिनना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने काउंट कर लिए है, ये 15 होते हैं और 50 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। और अगर 1 से 100 के बीच में पूछेगा तो इनको जोड़ देंगे 25 होते हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछ लिया ना, तो मैंने इसे बता दिया, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको ये निकालना ही पड़ेगा। प्राइम नंबर की कहानी कंप्लीट हो गई है। कंपोजिट नंबर की बात करता हूं। कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है, जब भाज्य संख्या कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर किए जा सके, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सके, या दूसरी भाषा में बोलूं मैं तो जिसमें उसके 1 से और इसके खुद के अलावा भी किसी संख्या का भाग उसमें जाता हो, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 6 है, 6 में 1 का भी भाग जाएगा और 6 का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो ये क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर है। अब यहां तक तो बातें हो गई, अब सब बातें हो गई, ठीक है, लेकिन 0 और 1 की बात अभी तक नहीं हुई है। तो भाई साहब 0 और 1 को कौन सी कैटेगरी में आप रखोगे? तो 0 और 1 का देखो, पहले प्राइम नंबर में सेट करने की कोशिश करते हैं कि 0 में प्राइम नंबर क्या होता है, खुद का और 1 का भाग जाना चाहिए। तो 1 का भाग देंगे 0 में तो चला जाएगा 0, लेकिन 0 में 0 का भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 प्राइम नंबर नहीं है। 1 की बात करेंगे, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 0 का भाग देंगे तो भी इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये भी, इसको भी हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं। तो 0 और 1 को एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि 0 और 1 न तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 0 और 1 न तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन 0 को और कहां तोड़ेंगे, क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाता है 0 और 1 में। वैसे ही कंपोजिट नंबर भी 0 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर। तो 0 और 1 दोनों अलग ही है, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये चीज आपको याद रखनी है। समझो कोई डायरेक्ट अगर आपसे पूछता है तो आप उसको ये बता सकते हैं। अब एक लास्ट बच गया है नंबर थ्योरी में, लास्ट ये वाला कि रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष या अपेक्ष अभाज्य संख्या, और को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या। तो इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क मैं आपको बताऊंगा क्या फर्क है, लेकिन एसएससी में क्वेश्चन करने के हिसाब से कोई भी फर्क नहीं है। वैसे फर्क है इनमें, लेकिन एसएससी के और रेलवे के जो भी या बैंक जॉब में जो आईबीपीएस का पेपर होता है उसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज में कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है कि रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम, तो हम दोनों एक ही मानेंगे, एक जैसे होते हैं। तो इनका क्या रहता है कि कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्ती, उनका a, b, कोई भी दो नंबर है भी, तो उनका 1 आना चाहिए। मतलब उनमें आपस में कोई भी ये नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी उनमें कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो कॉमन गुणनखंड नहीं होगा तो हम उसको सह अभाज्य संख्या, सापेक्ष अभाज्य संख्या बोलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन अभी इनमें थोड़ा सा एक फर्क है, वही मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए क्या है कि रिलेटिव प्राइम नंबर का क्या मतलब है कि नो फैक्टर इन कॉमन। मतलब अब जैसे कोई समझो ये n है, तो इसका एक फैक्टर है a गुणा b, और इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है a गुणा माइनस ab। तो ये भी फैक्टर है इसका, ये भी फैक्टर है, लेकिन वैल्यू वही एक आ रही है, इसमें ab और ab फैक्टर है, ऐसा है समझो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो माइनस a और दूसरा कोई नंबर माइनस c है, तो इनमें कोई भी आपस में इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए धनात्मक का। तब ये जो बात कर रहा हूं मैं माइनस और प्लस दोनों की, तो ये रिलेटिव प्राइम नंबर में, ये रिलेटिव प्राइम नंबर में करूंगा। और जब HCF में लूंगा ओनली पॉजिटिव का, मैं पॉजिटिव ही जो फैक्टर की बात कर रहा हूं गुणनखंड की, ओनली पॉजिटिव फैक्टर की बात करूंगा, तब हम जो टर्म यूज करते हैं वो को प्राइम यूज करते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं भी आती है तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर को प्राइम दिया हुआ है तो भी वही आपको ट्रिक लगाना है, रिलेटिव प्राइम दिया हुआ है तो भी वही, सापेक्ष अभाज्य लिखा है या सह अभाज्य लिखा है, आपको सेम HCF 1 करना है। अभी इसका एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं। समझो 4,9 है, तो 4 और 9 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? 4 के क्या होगा 2 गुणा 2, और 9 को क्या लिखना है 3 गुणा 3, तो इनमें कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 4 और 9 को प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से अब दूसरा एक नंबर मैं लेता हूं 23 और 97, तो इनमें भी कोई रिलेटिव प्राइम, एक्चुअली क्या रहता है जितने भी प्राइम नंबर रहते हैं वो तो को प्राइम होंगे ही होंगे, लेकिन जैसे मान लो कि ये वाला प्राइम नंबर, ये वाला ये है प्राइम अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो इनका जो ग्रुप होगा वो तो को प्राइम होगा ही होगा। लेकिन जैसे 4, अब 4 की बात करेंगे तो वो ये कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है,
तो लेकिन इनका पेयर है वो को प्राइम है, क्योंकि इनमें आपस में कोई फैक्टर, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ओके, तो अभी तक जो मैंने बताया वो जो ये पूरी मैथ में आपको काम में आएगा, क्योंकि ये बेसिक है, कोई भी संख्या कैसी होती है, क्या होती है। अब अपन एक दूसरे इस पे आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं, भाजकता के नियम पे। ठीक है, अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं भाजकता के जल्दी जल्दी आपको ये बता देता हूँ। 2 का, 3 का, 4 का, ये इनका रूल क्या रहता है, उसके बाद हम उस पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक तो मैंने बताया है वो थ्योरी है और वो पूरी मैथ में आपको काम में आएगा। उसको एक बार फिर से, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिएगा। हाँ, तो हाँ, अब हम बात करेंगे भाजकता नियम रूल। तो सबसे पहले अपन 1 और 0 की बात करते हैं। सबसे पहले जो अपन है 1 और 0 की बात करेंगे। समझो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आता है। 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आता है। 0 में किसी भी नंबर का भाग दो आपको 0 ही मिलेगा, और ये अनडिफाइन नहीं होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूं अभी, समझो 1 है, 1 में अगर 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, भाग देने के बाद क्या होता है, ये होता है भाजक और ये होता है क्या, भागफल। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ रहा है। अब ये वाला क्यों नहीं हो सकता, मतलब 1 में 0 का भाग दे रहे तो इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि अब इन्फिनिटी को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसलिए ये इन्फिनिटी हो जाता है। और किसी भी नंबर में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी बार जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके, इसलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। कोई डिफाइन नहीं है कि कौन सा होगा, इसलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब 0 और 1 का तो हो गया। अब जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। तो मेन मुद्दे की बात करेंगे तो सबसे पहले मुद्दा है ये, इस पे लेते हैं। तो कोई भी नंबर दिया हुआ है, समझो वो 2 से कब विभाजित होगा, 3 से 4 से कब होगा, 8 से कब होगा और 16 से कब होगा। मैंने इनको एक साथ लिया है क्योंकि इनमें जो रूल होता है वो एक जैसा लगता है। तो मैं आपको इसको एक नंबर के एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे 4 5 6 8 9 8 4। अब कोई भी नंबर 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई का नंबर देखेंगे, ये वाला नंबर देखेंगे। ये नंबर अगर 2 से पूरा पूरा जा रहा है तो ये नंबर 2 से विभाजित होगा। तो 4 2 से जा रहा है तो ये नंबर 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा, यही रूल है। बाकी नंबर आगे कुछ भी लिखा हुआ है अपन को कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा 4 से होगा कि नहीं होगा, तो 4 से होगा तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 84। 84 में 4 का भाग जा रहा है क्या, लास्ट के 4 के रूल में क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देके देखेंगे जा रहा है क्या। तो इसमें 4 का भाग देखेंगे तो 2 चौको 8 और 21 बार, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब 8 की जैसे बात करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट, तो 984 में 8 का भाग देंगे तो ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 16 8 3 24, तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। सही किया ना मैंने, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, हाँ ये 8 से भी डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से समझो 16 से करना है तो लास्ट के 16 से 4 डिजिट लेंगे और उसको 16 से भाग देके देखेंगे। अगर इसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो ये नंबर भी पूरा 16 से होगा, इसमें अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो ये नंबर भी 16 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यही इनका 2 4 और 8 और 16 इनका ये डिविजिबिलिटी का रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी 3 और 9 की बात करेंगे। ठीक है, 3 और 9 की बात करेंगे। 3 और 9 में क्या है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो कोई भी नंबर दिया हुआ है, समझो इसको भी एग्जांपल, तो उन नंबर को 4 5 7 9 3 ये नंबर है। अब चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसकी जितनी भी डिजिट दी हुई है उन सबका जोड़ कर लेंगे और जोड़ में 3 का भाग देंगे। जो भी जोड़ आएगा उसमें 3 का भाग देंगे। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और पूरे सम में अगर 9 का पूरा पूरा भाग
चला जाता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो 4 और 5 9 और 9 और 9 18 और 7 और 3 10 तो 28 आ गया। तो 28 में 3 का भाग दिया, 3 7 3 8 3 27 तो नहीं जा रहा है, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा और 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर ना ही तो 3 से होगा और ना ही 9 से डिविजिबल होगा। अब एक बात बताओ, क्या नंबर कोई भी संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग, उनके अगर अंकों का योग निकाल के उसमें अगर 27 का भाग दे दूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो 27 से डिविजिबल होगा? क्या अपन ये बात सही है? 3 और 9 में तो लागू होता है 100%। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके अंकों का जोड़ कर लीजिएगा और उसमें 3 का भाग दे दीजिएगा। जाता है तो 3 से डिविजिबल, 9 से जाता है तो 9 से डिविजिबल। लेकिन क्या अंकों के योग में 27 का भाग देने पर भी पूरा पूरा समझो चला गया तो क्या वो नंबर 27 से डिविजिबल होगा? इसके बारे में जरा सोचना। मैं बता देता हूं आपको कि ये ट्रू होगा, ये जरूरी नहीं है। अब इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। समझो कोई नंबर लिया हमने x और y, ऐसा नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अगर मैं इकाई का अंक और दहाई का अंक को तोड़ तोड़ के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 10x + y। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई होगी आपको। 10x को क्या लिख सकते हैं? 10x को 9x + x + y। अब इतना बच गया। अब 9x में अपन 3 का भाग देंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा और 9 का देंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा। बच गया x + y। तो x + y क्या है? डिजिट का योग ही तो है, डिजिट का सम है। तो इसमें अगर 3 का भाग जाएगा तो नंबर में भी 3 का जाएगा और 9 का भाग जाएगा तो नंबर में भी, अगर इसमें 9 का 3 का भाग जाता है तो पूरे नंबर में भी 9 पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो ये वजह है। तो अभी 9x में 27 का भाग तो नहीं जाता है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि x + y में अगर 27 का भाग चला गया तो वो नंबर डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 9x में 27 पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है। हो सकता है अगर x की समझो यही x है, यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई तो हो सकता है, पर हमेशा जरूरी नहीं ना कि होगा ही। अगर वैल्यू 1 हुई तो नहीं हो पाएगा। तो यही फर्क है। अब कईयों को यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं आ गई ये कैसे लिख दिया है? समझो 54 है, 54 को 50 और 4 नहीं लिख सकते क्या भाई? वही है ये, इसमें किसी को डाउट नहीं आ जाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं 11 का। अब 11 का डिविजिबल टेस्ट कैसे निकालेंगे? जैसे समझो कोई भी अपने पास नंबर दिया हुआ है तो क्या करेंगे उस नंबर का, जैसे मैं नंबर लिख लेता हूं 3 7 6 5 4 8, ये नंबर है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ऑड प्लेस में नंबर है उनको ऐड कर लो और जो इवन प्लेस पे नंबर है उनको ऐड कर लो और उन दोनों को ऐड करके उनका डिफरेंस निकाल लो। उनका डिफरेंस अगर 0 के बराबर हो जाता है या 11 के बराबर हो जाता है या 22 के बराबर हो जाता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो वो डिविजिबल नहीं होगा। उनका अंतर निकालना है। जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो ये क्या आएगा? 8, ये 7 और 5 12 और 8 20। तो जो ऑड डिजिट का ऐड आया वो 20 आया। इवन का निकालेंगे तो 6 4 10 3 13, तो माइनस का 13, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 7। 7 11 से डिविजिबल है क्या? 11 से डिविजिबल नहीं है और ना ही इसकी वैल्यू 0 आई है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं ऐसे रैंडम नंबर ले रहा हूं इसलिए डिविजिबल बैठ नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैंने इंग्लिश में इधर लिख भी दिया है कि सम ऑफ द, मतलब उनके ऑड प्लेस का जो डिजिट है और इवन प्लेस का डिजिट है उनका सम निकाल लेंगे, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। वो 11 के बराबर होगा। के की वैल्यू 0 रखेंगे समझो, तो ये 0 आ गया, 1 रखेंगे तो 0 11 22 ऐसे कुछ भी हो सकती है। अब क्वेश्चंस में अपन देखेंगे इनका यूज। तो ये हो गया है। अभी लास्ट एक और रूल है 7 11 और 13 का, मतलब ये कंबाइन रूल है एक साथ चेक करने के लिए। 7 11 13 ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये रूल आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, अभी तक जो मैंने बताए वो आपने पहले पढ़ लिए होंगे, ये वाला पढ़ा नहीं होगा। तो इसमें करना क्या है, एक नंबर लेके समझाता हूं मैं। 6 5 9 6 2 4, ओके, ऐसा दिया हुआ है। मैं 6 डिजिट का ले रहा हूं, ज्यादा का भी हो सकता है, उसका भी मैं बता दूंगा। इसमें क्या करते हैं अपन, 3-3 के ग्रुप बनाते हैं ऐसे, 1 2। अब आप बोलोगे एक तो ग्रुप ये बन गया। अब समझो नंबर ऐसा है 54 324, तो ग्रुपिंग कैसे होगी? तो इधर से करेंगे 3 और इधर एक 0 लगा देंगे, 54 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 मान लेता हूं मैं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 1 मान लेता हूं। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 2 - 1 का डिफरेंस निकालेंगे और उसमें 7 का भाग देखेंगे, 11 का देखेंगे और 13 का देखेंगे। अगर भाग चला जाता है 7 का तो 7 से डिविजिबल होगा, 11 का चला जाता है तो 11 से डिविजिबल होगा और 13 का चला जाता है तो 13 से डिविजिबल होगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? मैं एक बार फिर से इस एग्जांपल को लेकर समझाता हूं कि
जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको लेफ्ट साइड से इकाई अंक से 3-3 के पावर में ये 3-3 के युग्म बनाएंगे और उनका अंतर निकालेंगे, उनमें 7 का भाग देंगे, 7 का गया तो 7 से डिविजिबल, 11 का गया तो 11 से डिविजिबल। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन में 659 और 624, तो कितना डिफरेंस आएगा, 5 और 3 35। 35 में 7 का भाग जा रहा है, 7 में जो 35 जा रहा है, तो मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। 11 का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 11 का नहीं होगा। 13 का जा रहा है, 13 का भी नहीं जा रहा, 13 से 39 नहीं जा रहा, तो 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा और 11 से भी डिविजिबल ये नंबर नहीं, ओनली 7 से होगा। तो इस प्रकार से अब किसी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, समझो 6 डिजिट तो ठीक है, मान लो 7 और 8 डिजिट दे दी, तो यही क्वेश्चन है, समझो 659 624 और यहाँ पे 7 8 और लिख दिया आगे, समझो। तो हम फिर भी अपन को 3-3 के ग्रुप बनाने, लेफ्ट साइड से, इधर से यूनिट डिजिट से ही अपन को बनाने हैं, राइट साइड से, ठीक है। तो 3-3 के ग्रुप बनाए, फिर क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस पे ग्रुप है उनको जोड़ेंगे, और समझो आगे कुछ और भी है, यहाँ 0 बना देता हूँ, उसके आगे और भी रहता, इवन प्लेस वालों के ऐड को जोड़ करेंगे, इनको पहले जोड़ लेंगे, फिर इन सबका जोड़ने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको लिख लेंगे और उसमें 7 11 का भाग करके देख लेंगे, जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो जा रहा है तो 7 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, 13 से नहीं जा रहा है तो नहीं डिविजिबल होगा। तो ये हो गया इसका रूल। अब अभी अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे, और मैंने सारे ये डिस्कस कर दिए हैं, जितना भी डिस्कस करना था कॉन्सेप्ट। एक छोटी सी चीज और रह गई है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे समझो 1 का अपन वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। 5 का करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 6 का करेंगे तो 36 आएगा। 7 का करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। 8 का करेंगे तो 64 आएगा और 9 का करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कोई नंबर है 1 2, इसके आगे कुछ भी नंबर हो सकता है। मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया तो 1 आया। उसके ये क्या है, यूनिट डिजिट दिया हुआ है, यूनिट डिजिट, और ये उसके वर्ग का स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। अब समझो यहाँ पे कुछ भी है XYZ, तो यहाँ भी कुछ XYZ आएगा, पर 1 का करेंगे तो 1 जरूर आएगा, 2 का करेंगे तो 4 जरूर आएगा, 3 का करेंगे तो 9 जरूर आएगा, 4 का करेंगे तो 6 जरूर आएगा ऐसे लास्ट में, 5 का यहाँ यूनिट डिजिट होगी तो 5 जरूर आएगा। तो इन सब चीजों को देखने पे, करने के बाद एक कंक्लूजन पे अपन लोग पहुंचते हैं कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो ये इधर मैं लिख रहा हूं यूनिट डिजिट और इधर लिख रहा हूं स्क्वायर वाली डिजिट, तो जो स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो स्क्वायर वाले डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 3 है तो स्क्वायर वाले यूनिट में कितना आएगा, 9 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो स्क्वायर वाले डिजिट में 6 आएगा उसका यूनिट डिजिट। अगर नंबर की यूनिट डिजिट में 5 है तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट में भी 5 ही होगा। अब अगर यूनिट डिजिट, नंबर की यूनिट डिजिट में 6 है, ये देखो 6 है, तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट में भी 6 ही होगा। ये ध्यान से देखना, स्क्वायर की यूनिट डिजिट में भी 6 ही होगा। अगर नंबर की यूनिट डिजिट में 7 है तो स्क्वायर की डिजिट में भी 9 होगा, 9 ही होगा। अगर 8 है तो उसका 4 ही होगा यूनिट डिजिट, और अगर 9 बचता है, 9 यूनिट डिजिट है नंबर की, तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो अभी कहने की बात क्या हो गई, अभी देखो स्क्वायर वाली साइड में क्या क्या नंबर आया, 1 आया, 4 आया, 6 आया, 9 आया, और इसमें अगर 0 है तो भी 0 ही आएगा, तो इसमें 0 भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये नंबर आप ध्यान से देखिए जरा, इसमें क्या रह गया, 5 रह गया ना, यहाँ पे 5 भी लिख देता हूँ। इस रह कौन कौन से गए, 2 3 7 और 8 ये रह गए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या किसी का वर्ग है, मैं ये बोलूं कि x स्क्वायर किसी x का वर्ग है, x का स्क्वायर है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। मानते हुए बात, 0 होगा या तो या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा, इनमें से कोई एक होगा तभी वो स्क्वायर है, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर समझो कोई नंबर दिया हुआ है और इसकी यूनिट डिजिट 2 है, तो हम देखते ही बता देंगे अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है 2, तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये 4 नंबर आपको ध्यान में रखने हैं। ये कहां से आए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 2 3 7 और 8। अगर ये नंबर किसी भी नंबर के दिए, जैसे समझो 62 दिया हुआ है, तो 62 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है।
मतलब ऐसा नहीं कि 62 ऐसे, अब जैसे 36 है तो 36 6 का वर्ग है, तो किसी भी वर्ग में किसी भी स्क्वायर में यूनिट डिजिट इस वाले सेट से आएगी, इस वाले सेट से आएगी, तो वो हो सकता है, ये गारंटी नहीं कि होगा ही, लेकिन चांसेस है कि इस वाले नेट से आएगा तो हो सकता है। लेकिन अगर इस वाले से आएगा तो 100% बोल सकते हैं कि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, जैसे 0 1 4 5 6 9, अगर यूनिट डिजिट ये आती है, यूनिट डिजिट, तो ये जो भी नंबर होगा जिसकी यूनिट डिजिट ये है, तो ये स्क्वायर हो सकता है किसी भी नंबर का। लेकिन 2 3 7 और 8 ये अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में आ जाते हैं तो वो नंबर किसी का भी पूर्णतः स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना काफी है समझाना मेरे हिसाब से। अभी नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो ये आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर है वो 11 से भी विभाज्य है और कोई भी नंबर है वो 13 से भी विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 उसमें एक गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा, एक 13 होगा, तो वो नंबर 11 इंटू 13 तो होगा ही होगा, उसमें कुछ और भी हो सकता है। तो इस नंबर को अगर किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो ये 11 इंटू 13 का जो मल्टीप्लाई हुआ उससे ये हमेशा डिविजिबल होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये एक नंबर दिया हुआ है 8 3 4 6 2 स्टार 704। ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। ये बोल रहा है कि नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इस स्टार की जगह पे क्या आ सकता है, ये पूछा है। तो सबसे पहले अपन, तो इसके लिए अपन अपने पास क्या लॉजिक है कि इन सब यूनिट डिजिट को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि स्टार पे क्या क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा कि वो क्या क्या नंबर आ सकते हैं, उनका अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नंबर को जोड़ देंगे। अब मैं एक चीज और, ये तो या तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ लीजिए, जैसे 8 और 3 11, 11 और ये 10 हो गया, 11 और 10 21, 21 और 2 23, और 23 और 11 कितना हो गया 4 34। तो ये ऊपर आ गया 34 स्टार 3/3। ठीक है, 34 प्लस स्टार, तो 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार, तो बचा कितना, स्टार प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बचा। तो स्टार की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब इसको स्टार प्लस 1 ये बचा, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है क्या, 1 नहीं हो सकती, 2 हो सकती है, फिर 2 प्लस 1, फिर क्या हो सकती है 5 हो सकती है, फिर क्या हो सकती है 8 हो सकती है, फिर बस ये 3 ही नंबर हो सकते हैं। तो स्टार में 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है। अब कोई ये बोल सकता है कि सर 11 भी तो हो सकती है, क्योंकि 11 प्लस 1 1/3, 4 से 3 से जा रहा भाग पूरा। लेकिन दोस्त 11 नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार क्या है, यूनिट डिजिट, कोई भी एक डिजिट है, तो ये 0 से 9 तक ही नंबर हो सकता है, तो 11 नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इनके तीनों का जोड़ कितना है, तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, तो 20 का आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं इसमें, कि समझो आपको कोई भी नंबर ऐसा दिया हुआ है, तो आपको पूरा जोड़ करने की जरूरी नहीं है। जैसे मान लो मैं यही एग्जांपल लेता हूं, इसी एग्जांपल में 8 3 4 6 2 स्टार को हटा देता हूं एक बार, 704 ऐसा दिया हुआ है अपन को। तो एक्चुअली अपन ने जोड़ा इसको, इसके हर यूनिट डिजिट को ऐड किया, ऐड करने के बाद अपने पास कितना आया 34 आया। 34 को अपन ने 3 से डिवाइड किया, क्योंकि अपन ने रूल पढ़ा है, तो 3 एकम 3 और 11, तो एक रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नंबर पूरा है वो डिविजिबल नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब देखो अपन को पूरा एडिशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है किसी भी नंबर में, जैसे मान लो 14 है, 14 की यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 4 5 आएगी। अब समझो मैं इसके आगे 9 लगा देता हूँ, 914, तो 9 और 1 10 4 14, तो 14 फिर कितना आएगा 5 आएगा। इसके आगे आप कितने भी 9 लगा दो, बीच में लगा दो या 9 हटा दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 9 को आप डायरेक्ट काट सकते हो और जो नंबर बच गया उसका आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हो। जैसे समझो ये भी 9 है, तो 4 1 5। तो ये समझाने का मेरा मतलब ये है कि जो आपको 9 डायरेक्ट देखते ही हटा देना है, ताकि आपका काम आसान हो जाए कैलकुलेशन। क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 9 जोड़ने से या हटाने से उसके डिजिट का सम करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन को करना हो तो कैसे करेंगे, 6 + 3 9 होता है, तो इन दोनों को काट देंगे। ठीक है, 7 और 2 9 होता है, तो इन दोनों को काट देंगे।
अब बच गया क्या, अब कट क्या नहीं रहे, ये इधर 4 आया, इधर भी 4 है, 4 4 8 8 16, 16 में 3 3 पंजो 15 और 1 बच गया, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अपन डायरेक्ट इस प्रकार से आगे से अपन ऐसे करेंगे, पूरा ऐड नहीं करेंगे, नो को काट देंगे, चाहे वो 3 डिविजिबिलिटी का रूल हो चाहे 9 डिविजिबिलिटी का रूल हो, दोनों में ये काम करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर ये टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। अब देखिए 4 ये नंबर है, 2 3 6 5 स्टार एंड 4। क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि स्टार की जगह पे क्या आएगा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए। तो 4 से डिविजिबल होने का रूल क्या है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो वो डिविजिबल, अब ये वाला नंबर यहाँ खाली जगह है, यहाँ 4 दिया हो, इसको मेरे को 4 से डिविजिबल करना है। तो 4 से डिविजिबल करने के लिए यहाँ पे 2 ही नंबर दिखेंगे डायरेक्टली, या तो आप क्या करो, से पुट करो, पहले 0 पुट करो, चेक करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 6 7 ऐसे 9 तक करके चेक करो। लेकिन आपको दिख भी रहा होगा डायरेक्ट कि यहाँ पे या तो 4 आएगा नहीं तो 8 आएगा। ये 2 इसके आंसर हो सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन के अंदर ओनली डी है, मतलब 4 नहीं है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये संख्या दी हुई है, इसको 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक, जो मैंने समझाया था वो क्वेश्चन आ गया है, सबसे छोटा पूर्णांक स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा। अब जैसे ये नंबर है 1005 x4, अब पूरे नंबर से अपन को मतलब नहीं, अपन को लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, क्योंकि 8 का पूछा है तो 8 में लास्ट के 3 डिजिट, तो 5 यहाँ पे खाली जगह, 4 और 8, इसको पूरा पूरा भाग देना है 8 से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो वही तरीका है, सबसे पहले 0 चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो ऑप्शन होते हैं उसमें से उठा लेते हैं। सबसे पहले 0 उठाया तो 504, तो 8 6 48, 8 6 48, 2 8 16 8 3 24, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 0 इसका एक आंसर हो सकता है। अभी फाइनल नहीं है, 0 इसका एक आंसर हो सकता है। 1 रखेंगे तो 8 6 48, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 524/8, 8 6 48 और 4 और 8 6, तो इसमें भी नहीं जाएगा, 2 भी नहीं हो सकता। 4 रख के देखेंगे तो 544/8, 8 6 48 और 6 8 64, तो इसमें भाग जा रहा है, तो 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि वो पूछा क्या है। पूछा ये है कि x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, तो सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है इंग्लिश वालों, स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब अगर सोचो इसमें एक छोटी सी लाइन और जोड़ देता, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ, तब क्या इसका आंसर 0 हो पाता? 0 क्या पॉजिटिव इंटीजर है? 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 0 ओनली इंटीजर है। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही 0 नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको देखो, मैंने जो पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, जब ये कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर फंसा सकता है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन होता कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बताओ, तो इसका आंसर क्या होता? फिर इसका आंसर 4 होता, 0 नहीं होता। तो देखो आंसर ऑप्शन में दोनों दिए हुए होते हैं और एग्जामिनर आपको ऐसे घुमा सकता है। तो आपकी हर छोटी छोटी चीज पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं क्वेश्चन। ये 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। वही है, सब डिजिट को जोड़ देंगे, 9 से भाग देंगे, क्या आएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये करेंगे अपन, 517x324। अब इसके स्थान पे क्या आएगा कि ये 12 से डिविजिबल। अब देखो 1 से लेके 9 डिजिट तक का डिविजिबिलिटी का रूल तो अपन ने देख लिया, लेकिन 12 का नहीं देखा है, 72 का नहीं देखा है, कुछ भी दे सकता है, 90 का नहीं दे सकता है। तो इन सब केस में अपन क्या करेंगे, अब ये 12 से विभाज्य हो, ये पूछ लिया, तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे 2 या 3 जिनका अपन रूल जानते हो। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 × 3 होते हैं। तो आप चेक करते हैं, 4 का रूल भी अपन जानते हो, 3 का भी रूल अपन जानते हैं, तो अपन ये करते हैं। अब 4 का रूल क्या होता है कि ये जो लास्ट डिजिट है ये पूरी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 4 6 24 पूरी हो रही है, तो ये हो रहा है, लेकिन अपना कोई काम नहीं बना। लेकिन 12 से, तो अब अपन ये 3 वाला रूल और लगाएंगे, दोनों का रूल लगा लेते हैं और आंसर आ जाता है। 3 वाला रूल लगाएंगे तो ये देखो भी क्या दिया हो, 517x324। तो मैंने क्या बताया था, संख्या को आपको 9 बनाना और काटते जाना। 7 2 इसको काट दिया, 5 और 1 6 हुए, 6 और 3 9 हो गए, तो ये कट गया, क्या बच गया? 4 + x बच गया। तो अब 4 प्लस ये मतलब स्टार बच गया,
तो अब इसको 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या आएगा नंबर, 2 आएगा। 4 + 2 6 3, तो इसका आंसर डी हो गया। इस प्रकार से अपन इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब जैसे कि 90 आ गया, अब ये जो भी नंबर दिया हुआ है 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y, इसको 90 से डिवाइड करना है भैया, पूरा पूरा होना चाहिए। और 4x + 5y की वैल्यू पूछिए। तो देखो 90 के क्या क्या फैक्टर करेंगे, 90 के फैक्टर 9 × 10 हो सकते हैं। ये क्यों किया, यही फैक्टर और भी हो सकते हैं। ये इसलिए किया क्योंकि अपन को 10 से किसी का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, तो अपन बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि 10 से अगर कोई नंबर पूरा पूरा भाजित हो रहा है, डिविजिबल है कोई भी नंबर 10 से, तो यूनिट डिजिट उस नंबर की क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ से y = 0 आ गया, एक वैल्यू तो अपने पास आ गई। अब अपन 9 वाला रूल लगा के x की वैल्यू और निकाल लेंगे और ये कर लेंगे। अब 9 का क्या है, मैंने आपको बता रखा है, या तो आप सब यूनिट को डिजिट को जोड़ के 9 से भाग दे लो और फिर देख लो कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। नहीं तो आप क्या करो, 9 को सीधा हटाना है तो 5 + 4 9, क्योंकि 9 का किसी भी संख्या में आने से और जाने से उसका जब अंकों का सम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। 5 4 9 कट गया, 3 और 2 5 और 4 ये 9, ये भी कट गया, बचा 7, ये 9 भी कट गया, 6 और 13, तो 13 का क्या होता है 4 + x आ गया। और ये 9 से डिविजिबल करना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से साफ दिख रही है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस वाले एक्सप्रेशन में अभी वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू 0 और x की 5। अच्छा कुछ गड़बड़ की है क्या, एक मिनट फिर से करते हैं। देखो 5 और 4 कट गया, 3 और 2 5, 4 9 कट गया, ये 9 कट जाएगा। अब अच्छा एक डिजिट छोड़ दिए एक, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। 7 8 और 6 कितना हो गया, 14 होता है, और 14 और 7 कितना होता है, 21 होता है। 21 होता है तो 21 क्या आएगा, 3 + x आएगा बट्टे 9। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। 6 आएगी तो इस वैल्यू में रखेंगे तो x, इसकी वैल्यू 24 आ गई, इसकी 0, इसका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 अंकों की संख्या 72 से विभाजित होनी चाहिए। तो फटाफट मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। 72 से विभाजित होनी चाहिए तो 72 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके अपन रूल जानते हैं। 8 और 9 हो गया, तो 9 का मतलब तो सीधा सीधा, 8 का मतलब क्या, ये पूरा डिविजिबल होना चाहिए, और 9 का मतलब ये, तो किसी भी एक लगा लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 9 वाला लगा देता हूँ, तो 9 से ये कट गया, ठीक है, 8 और प्लस ये 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, तो 6 + x आ गया जी। अब 6 + x आ गया, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की जो वैल्यू है वो, x की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, x की वैल्यू एक तो 3 हो सकती है, और दूसरी x की वैल्यू 9 दूनी 18। एक मिनट, हाँ इस क्वेश्चन में ना करेक्शन है, इसका आंसर 3 ही आएगा। अपन सही कर रहे हैं, 6 + x/9 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से ये जो अपन ने निकाला 3, इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत मार्क हुआ है, नो। अभी ये नंबर दिया हुआ है, इसको 72 से करना है, वही सेम रूल लगाएंगे और ये नंबर लिख के कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे ले लेते हैं। 7 3 8 a 6a, ये 11 से विभाज्य है, इसको कैसे निकालेंगे, इसका जो ओड विषम स्थान पे जो है उसको ऐड करेंगे, सम स्थान पे उनको ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस को 11 के बराबर कर देंगे। तो a + a 2a, तो 2a + 3 और माइनस क्या करेंगे 21 आएगा ना, 15 और 6 21। ठीक है, ये 11 के की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 कुछ भी हो सकती है। और 2a = क्या आ गया 18 और 3 11 = के की वैल्यू पहले 0 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब 11 भी ले सकते हैं, लेकिन 11 और 18 लेंगे तो ये कितना आएगा 9 और 2, और ये a से भाग देंगे इसका 2 से, तो ये लगभग 9 से बड़ा चला जाएगा, जबकि a एक डिजिट है, तो इसका आंसर क्या होगा 9 ही होगा इसका आंसर। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और है। अब 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है इस टाइप की, तो ये संख्या किसके द्वारा विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए जो मैंने रूल बताया था 7 11 और 13 का 3 4 7 एक ऐसी नंबर है, मैंने क्या बताया था कि 3 3 के ग्रुप बना लो, उनका डिफरेंस ले लो
इसमें डिफरेंस तो 0 आ गया, तो 0 में 7 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन अब ऑप्शन में जाएंगे तो ओनली 7 लिखा है, केवल 7 से डिविजिबल है क्या, तो 7 ये भी ऑप्शन नहीं होगा। केवल 11 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। केवल 13 से डिविजिबल है क्या, ये भी नहीं होगा। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। अब डी आया कैसे, उसको भी निकालने का एक तरीका है, तो अपन निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको 347 ऐसा लिखा हुआ है। इस नंबर को क्या करेंगे अपन, 3 के ग्रुप बनते हैं ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, समझो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ना, 347 1 2 3 प्लस 347 जोड़ेंगे तो वही वापस आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, 347 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या आएगा, 1000 कॉमन आएगा, यहां से 1 आएगा। इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 347 इंटू 1001, तो ये नंबर आ गया। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, किसके द्वारा विभाज्य होगा, ये इस नंबर से तो होगा ही होगा। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको अभी क्या करना है, यूनिट डिजिट पे एक बार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग चीजें हैं थ्योरी के अंदर नंबर सिस्टम की, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। वो एक बार फिर से देख लेना आपको। और आपके पास जो भी बुक है, राकेश यादव वाली बुक है या किरण वाली बुक है, उससे प्रैक्टिस करते हैं आप, या कोई दूसरी और कोई पब्लिकेशन की बुक है, तो आप उसमें जाइए, नंबर सिस्टम निकालिए, और नंबर सिस्टम के ये जितने भी डिविजिटिव जो विभाजकता वाले रूल हैं, विभाजकता वाले क्वेश्चंस हैं, उन पे अटेम्प्ट करिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। थोड़े दिन बाद में मैं एक टेलीग्राम पे चैनल भी बनाने वाला हूं, जिससे आप अपनी समस्याएं और आपके क्वेश्चंस वहां पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। पहले अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे तो मैं टेलीग्राम पे फिर एक चैनल बना दूंगा और आपके डाउट भी मैं लूंगा। ठीक है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय।